120 के बाद 130 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखो कितना मेरे को हेड रूम, इतना मेरे को लेग रूम मिल जाता। ठीक है, तो यूं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं मारुति ने इस पे काम किया, काफ़ी काम किया, बिल्ड क्वालिटी पे काम किया। मैं आपको वैगनार की स्टेबिलिटी दिखाता हूँ, इसको भगा के दिखाने वाला हूँ कि आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी क्या है। जो 2026 में जो वैगनार आई है ना अब, और पुरानी वैगनार से अगर मैं इसकी कंपेयर करूँ तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। देखो हमारी गाड़ी 60 बार हो चुकी है और बहुत ही स्टेबल तरीके से हमारी गाड़ी भाग रही है। कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का हमें लैग दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो पंजा रखते ही गाड़ी एकदम सुपर फास्ट स्पीड में बड़ी ही स्टेबिलिटी के साथ भाग रही है और मुझे किसी भी तरीके की कोई भी इसमें पावर की कमता दिखाई नहीं दे रही है। और 100 तक हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं किस स्पीड तक हमारी गाड़ी जो है स्पीड में भागती है। अरे सामने से गाड़ी वाड़ी आ गई है, बाइक वगैरह चल रहे हैं, इसलिए हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा और इसके बाद थोड़ा सा इनसे एक बारी पास ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से गाड़ी को ना भगाते हैं और फिर से इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो दोबारा से हम अपनी गाड़ी को स्पीड में लेके आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में सबसे मेन होता है स्टेबिलिटी का होना। कभी भी इमरजेंसी में हमें गाड़ी को भगाना पड़ सकता है। और 5th गियर में हमारी गाड़ी है और LXI पेट्रोल हमारा वर्जन होने वाला है। 80 हमारी गाड़ी क्रॉस कर चुकी है और ये गाड़ी हमारी बड़ी स्टेबिलिटी के साथ भाग रही है। आप मीटर देख सकते हो, हाईवे है, 100 पर हम पहुंच चुके हैं और अब हम अपनी गाड़ी से 120 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, हम 120 टच करने वाले हैं और ये 120 हमने टच कर दिया है हाईवे पे। और ये 120 के बाद 130 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गजब की जो है स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है गाड़ी के अंदर। तो स्टेबिलिटी के मामले में वैगनार पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 130 टच करके हम आए हैं। बस थोड़ा सा केबिन नॉइज ज़रूर इंक्रीज हुआ था, बाकी का इसमें कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है। 13 इंचेस के टायर आते हैं LXI मॉडल में। अब मैंने उसको अपडेट करके थोड़ा 14 इंचेस का कर लिया है LXI बेस मॉडल में। इससे क्या है कि गाड़ी की स्टेबिलिटी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है इससे। तो जो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है उस पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी इशू होने वाला नहीं है। अगर हम वैगनार के कॉम्पिटिटर की बात करें तो वैगनार का कॉम्पिटिटर आपका ऑल्टो K10 है। वैगनार का कॉम्पिटिटर है आपका टाटा में टियागो है। समवेयर अगर आप हायर मॉडल पे जाते हो तो आप पंच से भी रिलेट कर सकते हो, पंच में आप काफ़ी इंप्रूवमेंट होकर आए। लेकिन टाटा टियागो में और वैगनार में स्पेस का बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है। यही बात करूँगा ऑल्टो K10 में, तो ऑल्टो K10 में स्पेस इतना नहीं है जितना स्पेस आपको इसमें वैगनार में आपको देखने को मिलता है। स्लेरियो की बात करूँगा तो बिल्ड क्वालिटी में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे माइनर सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से भी हम वैगनार की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगर वैगनार में मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखो कितना मेरे को हेड रूम मिल रहा है। इतना हेड रूम आपको इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। मैं अगर लेग रूम की बात करूं तो देखो भरपूर आपको लेग रूम देखने को मिलेगा। इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको इतना लेग रूम कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको ये भी दिखा दूं कि अगर मैं आगे यहाँ बैठा हुआ हूँ और अगर आप रियर यानी कि बैक सीट पे अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा ना, तब भी आप मेरी हाइट करीबन करीबन ऐसी है 5'8" के करीब है। अभी ना मैं पीछे आपको बैठ के एक बार दिखाई देता हूँ कि देखो मुझे कितना सारा स्पेस बैठने के लिए मिल जाता है। अब मैं आपको ना पीछे बैठ के एक बारी दिखा देता हूँ कि देखो 5'8" मेरी हाइट है, इतना मेरे को लेग रूम देखो यहाँ पर है। ठीक है, आते हैं पीछे, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको पीछे बैठ के दिखा देता हूँ, ये देखो इतना मेरे को लेग रूम मिल जाता है। तो लेग रूम की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेस इसमें मेरे को मिलने वाला है ना। और यहाँ पे भी अगर मैं हेड रूम की बात करूँ तो आप देख पा रहे हो कि सफिशिएंट हेड रूम है। हाइट कितनी भी हो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। थाई सपोर्ट की बात करूँ तो इसमें अच्छा खासा मेरे को थाई सपोर्ट है ना। पीछे नॉर्मली मैं आपको बता दूं, ऑल्टो K10 हुआ, स्विफ्ट हुआ, इनमें क्या है, या स्लेरी हुआ, इनमें पीछे 3 लोग ना फिट फाइन बैठते हैं। लेकिन वैगनार में स्पेस होने की वजह से आप 4 लोग भी बैठ सकते हैं, एक बेबी भी आराम से बैठ सकता है। तो ये
स्पेस, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमें चाहिए होता है स्पेस और कंफर्ट, क्योंकि लॉन्ग रूट में हमें कंफर्ट की नीड होती है। अगर हमें कंफर्ट नहीं मिलेगा ना तो हम हमारा जो ट्रैवल है ना, वो जो भी हमारी जर्नी है उसमें ना हम परेशान हो जाएंगे। तो स्पेस के मामले में वैगनार ने काफ़ी रेस्पेक्ट कमा रखी है, इसीलिए लोग वैगनार की तरफ ज़्यादा जाते हैं, वैगनार बेचकर वैगनार ले आते हैं। ऐसा कुछ वैगनार का मतलब जो है जलवा है। चलिए आगे बैठते हैं और गाड़ी चला के और आपको मैं इसकी डिटेल्स बताता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ये जो LXi है, वैगनार LXi है पेट्रोल के अंदर, इसमें 13 इंचज़ के टायर आते हैं, टॉप मॉडल में 14 इंचज़ के टायर आते हैं। तो मैंने स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाए इसीलिए मैंने जो है इसमें 14 इंचज़ के टायर अपग्रेड करा दिए हैं, और इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है, इंक्लूडिंग स्टीयरिंग भी मैंने 14 इंचज़ में ले रखी है, ठीक है। अब जो मैं कह रहा था आपसे कि वैगनार के अंदर जो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। मैं इसका बोनट खोल के आपको दिखाता हूँ। पहले से बोनट भी इसका काफ़ी भारी हो चुका है दोस्तों, आपको ना इसकी साउंड से ही पता लग जाएगी कि किस तरीके से इस पर सुजुकी वालों ने काम किया है, ठीक है। देखो ये कुछ इसका इंजन होने वाला है, अब मैं आपको ना दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। तो यूं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं मारुति ने इस पे काम किया, काफ़ी काम किया, बिल्ड क्वालिटी पे काम किया, 6 ईयर बैग सेफ्टी के पर्पज़ से दिए हैं, ठीक है। ये देखो, पहले की वैगनार को आप देखोगे और अब की वैगनार को देखोगे तो आपको ये फ़र्क क्लियर कट दिखेगा कि वाकई इस पे जो है बिल्ड क्वालिटी पे मारुति ने अच्छा काम किया है। तो आप 2026 के अंदर वैगनार के साथ जा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है इंक्रीज हुई है, बिल्ड क्वालिटी इंक्रीज हुई है, ग्लोबल वेरिएंट है, इंडिया के साथ साथ बाहर भी सेल आउट होता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है किसी भी वेरिएंट को। और बात करूं मैं, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो एसी का, तो अभी भी देखो गर्मी में भी हम गर्मी हो रखी है, एसी का कंप्रेसर हमने यहाँ पे कर रखा है, और एक नंबर फ़ैन की स्पीड पर भी काफ़ी अच्छा जो इसका केबिन है कूल हो जाता है। आगे का केबिन जल्दी कूल हो जाता है, पीछे के केबिन में कुछ 1 मिनट तक लग जाता है, बट उसका इफेक्ट तुरंत दिखने लग जाता है। तो एसी तो उसका ऑल्टो का भी अच्छा है, एसी वैगनर का भी अच्छा है, एसी सिलेरियो का भी अच्छा है, एसी तो जो मारुति की गाड़ियाँ हैं ऑलमोस्ट सबका अच्छा है। बड़ा कैबिन होने की वजह से रूमर्स हैं कि ठंडा नहीं हो पाता, पर ऐसा नहीं है। फुल टू 44 डिग्री टेम्परेचर में मैंने गाड़ी को चलाया है। मैं मथुरा वृंदावन रहता हूँ, अभी वृंदावन गए थे, कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो भी मतलब मैंने जो है हाफ कंप्रेसर पर ही चलाया था इसका। तो मेरे को इसका जो रिजल्ट मिला था गर्मी में अच्छा मिला था, पीछे भी पैसेंजर बैठे हुए थे, गेस्ट बैठे हुए थे, उन्हें कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत सामने नहीं आई। ये ना एक तरीके से बिल्कुल मैं ओनर आपको रिव्यू दे रहा हूँ, और मैं गाड़ी को ना चला चुका हूँ आपका, अब मैं ना आपको बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा लाइटिंग का इशू रहता है। करीबन 3,000 से ऊपर मेरी गाड़ी चल चुकी है, तो मोटा मोटा मेरे को पूरा का पूरा इसका ना एक्सपीरियंस एक तरीके से हो चुका है, क्योंकि नई वाली वैगनार है ये। A to Z मैं आपको इसकी कहानी बता रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है इसमें सारे के सारे प्लस पॉइंट हैं, इसके अंदर आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होने वाले हैं। जैसे कि मैंने लिया था वैगनार LXi पेट्रोल बेस मॉडल, अब इसके जो हेडलाइट्स आते हैं ना वो बहुत डिम आते हैं, उसको आपको ज़रूर अपग्रेड कराना होगा। अगर आप उसको अपग्रेड करा लोगे तो नाइट में जो आपका ट्रैवल होगा ना वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ आजकल आप देख रहे हो जो व्हीकल आ रहे हैं उनमें हैवी LED लाइट्स आती हैं, और उनका फॉक्स तो भाई इतना होता है कि सामने वाला अंधा ही हो जाता है। तो आपकी जो लो 30-35 वॉट के जो हेलोजन बल्ब है ना वो काम नहीं करेंगे, तो आपको इनको तो अपग्रेड कराना होगा। एक तो ये नेगेटिव पॉइंट है वैगनार का। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो इसका डैशबोर्ड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भाई ऑल्टो K10 की इससे ज़्यादा अच्छी आती है। तो वैगनार को इस पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। कई बार धूप में भी खड़ी होती है, अगर ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी तो इतनी ज़्यादा धूप को कैसे सहन कर पाएगी, ये भी आपको अपने नोटिस में रखना है। तो जो प्लस पॉइंट है वो प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ। बात करूँगा वैगनार की ग्राउंड क्लियरेंस को लेके, तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही अच्छी है। कहीं भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, गांव के रास्ते में अगर आप रहते हो तो आपको ना कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लाइक आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरी गाड़ी टिक जाएगी, कोई बड़ा ब्रेकर टाइप आ जाता है वहाँ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपकी गाड़ी टिक जाएगी, तो गाड़ी आसानी से निकल जाती है। और अगर आप 14 इंचज़ के टायर अपग्रेड करा लेते हो
तो आपकी गाड़ी और आसानी से स्टेबिलिटी भी लेगी और आपको चलाने में भी थोड़ा सा और आनंद आने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके वैगनार का हैंडलिंग है वो भी इम्प्रूव हुआ है ना। जैसे भी आप पूरा का पूरा कट कर दोगे तो हैंडल वापस आ जाएगा। आगे कट है, चौराहा है, मैं इसको राइट टर्न लेके जाऊँगा तब मैं अभी आपको पूरा कट करके दिखाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये वापस आ जाएगा। इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा बटर स्मूथ तो नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि टाटा और होंडा से कॉम्पीट करेगा, लेकिन हाँ, पुरानी वैगनार के मुकाबले अब इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि अब हमें मतलब पुरानी वैगनार से नहीं है, अब हमें मतलब अपनी 2026 वाली वैगनार से है कि मारुति सुजुकी हमें इसमें क्या दे रही है। क्योंकि अब पैसा हम यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, अपनी मेहनत का पैसा यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। लाइक मैंने वैसे ही कट कर दिया, देखो। तो भाई ऐसा नहीं है कि मतलब जो मारुति ने इस पर काम नहीं किया, मारुति ने इस पर प्रॉपर काम किया है और अच्छा काम किया है। हैंडलिंग पे कोई इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं इसके गियर की। तो गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, गियर शिफ्टिंग नॉर्मल है, स्मूथ गियर शिफ्टिंग है इसकी। किसी भी गियर में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई गियर फंसता है, ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल है जैसा सब में होता है। तो अच्छे वेरिएंट्स में थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाती है, लोअर वेरिएंट में थोड़ी सी, मतलब वेरिएंट से मतलब है कि लाइक आप स्विफ्ट में बलिनो में जाओगे तो वहाँ से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डल दिखेगा। बाकी का ऑल्टो, स्लेरियो, K10 इन सब में सेम ही है, कोई वो वाली बात नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब हम गाड़ी लेने जा रहे हैं और वैगनार को भी देख रहे हैं और वैगनार के साथ हम टाटा टियागो को भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं, बहुत सारे स्कैम भी चलते हैं, तो उन स्कैम से भी आपको बचना है। ठीक है, स्कैम से किस तरीके से बचना है? आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि टियागो लें, वैगनार लें, टियागो वाले टियागो को प्रमोट कर रहे हैं, वैगनार वाले वैगनार को प्रमोट कर रहे हैं। आप अपने लोकल मार्केट में जाके पता करो भाई कि आपके यार दोस्तों से पता करो उन पर कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट है, क्या उसका माइलेज है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसकी रीसेल वैल्यू है, क्या उस लॉन्ग टाइम में अगर मैं रख रहा हूँ तो क्या मेरे को दिक्कतें आ रही हैं, कितना मेरा सर्विस कॉस्ट आ रहा है। ये सब चीज़ें जब आप बात करोगे ना और उनको देखोगे तो आप ना क्लियर कट पता कर पाओगे कि हाँ भाई वाकई मेरे को टाटा के साथ जाना है या मेरे को मारुति के साथ जाना है। कोई भी आपको और ये नहीं बता सकता। अब मैं इसकी बात करता हूँ, मैं वैगनार चला रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप अपने सराउंडिंग में जाओगे कि भाई मैं वैगनार की भी सोच रहा हूँ, तो आपको क्या सिमिलर बातें देखने को मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी लॉन्ग लपेट के बिना मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, वो कहेंगे कि इसकी रीसेल वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिलेगी, वो बोलेंगे कि अब गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, वो कहेंगे गाड़ी इजी टू मेंटेन है, वो कहेंगे गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कहेंगे गाड़ी का माइलेज अच्छा है, वो कहेंगे गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, वो कहेंगे गाड़ी का सिटिंग पोस्चर अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप बैठोगे आपको झुक के दब के नहीं बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा एसयूवी वाला फील आता है। थोड़ा सा आप ऐसे देख लोगे कहीं भी कटवट है कि आपको गाड़ी निकालनी है, आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे हुए हो, तो गाड़ी का बोनेट भी दिखता है, ठीक है। तो ये सारी गाड़ी के अंदर मोटी मोटी अच्छाइयाँ हैं जो बिगनर्स को भी चाहिए होती हैं, जो एक्सपर्ट को भी चाहिए होती हैं, या जो दोबारा गाड़ी ले रहा है या फर्स्ट टाइम बायर ले रहा है, सबको चाहिए होता है। एसी गर्मियों में इसका एसी भी अच्छा है, ठीक है। कुछ मेजर चीज़ें नहीं है, लाइक पीछे डिफॉगर वगैरह नहीं है भाई, वो तो नहीं आते हैं क्योंकि इन वेरिएंट्स में, क्योंकि गाड़ी को इजी टू मेंटेन बनाया गया है, कॉस्ट कटिंग कर करके बनाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, स्टीयरिंग पे आपको कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा, बेस में तो एटलीस्ट, है ना, क्योंकि बेस थोड़ा सा डाउन मॉडल भी होता है। अब वो डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, आपको कंट्रोल वगैरह चाहिए। पिछली जो मेरी गाड़ी थी उस पर भरपूर कंट्रोल थे, लेकिन मैंने तो कभी यूज़ किए नहीं भाई। तो मेरा तो क्लियर कट था, मेरे को तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए था, तो ये भी एक वजह रही मेरे सामने, ठीक है। अब बाकी का आपका मोटिव क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, समवेयर वो भी डिपेंड करता है। अच्छा, मेरी जो गाड़ी है ये पेट्रोल के अंदर होने वाली है। इसकी अगर मैं माइलेज की बात करूं, क्योंकि अब E20 फ्यूल मिल रहा है ना, तो E20 फ्यूल से माइलेज थोड़ा सा डाउन भी हुआ है, मैं आपको बता दूं, है ना। तो E20 से अब मेरे को जो मिल रहा है सिटी में वो मिड हाईवे कह सकते हैं जिसको, थोड़ा सा ट्रैफिक, थोड़ा सा हाईवे अच्छी चल गई, थोड़ा सा ट्रैफिक, तो उसमें मेरे को मिल जाता 17-18 का माइलेज। और अगर मैं प्रॉपर, जैसे मैं गया था मथुरा से गुड़गांव गया था और गुड़गांव से आया था, तो मोटा मोटा मेरे को 19-20 का माइलेज मिल गया था एसी के साथ, है ना। तो इस चीज़ को भी आप नोटिस में रखो। जहाँ मैं बात करूँ सीएनजी की, तो भैया सीएनजी तो
आपको अच्छे से अगर आप चलाओगे तो वो आपको 40 प्लस तक का माइलेज भी दे देगी। ये भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी किया है, और आप सराउंडिंग में पूछोगे वहाँ पे भी मतलब 30 तो कहीं गया ही नहीं है। 30-35 तो बोल की चल रही है कंपनी, और 35 वो दे भी रही है सीएनजी में। तो 35 से और 5 किलोमीटर का अगर आप अच्छे से चलाते हो, अच्छे से मेंटेन करके चलाते हो, केयर करके चलाते हो, तो आप इतना माइलेज ले सकते हो। 40 तक का ही माइलेज आप हाईवे पे लॉन्ग ट्रिप में आप ले सकते हो। इसमें भी कोई भी किसी भी तरीके की झूठ नहीं है, फेक नहीं है, क्योंकि मारुति समवेयर माइलेज किंग है सीएनजी के अंदर। तो पेट्रोल के अंदर तो भाई जैसे 25 का क्लेम कर रही है, बट मैं अभी तक ऐसे 25 का नहीं ले पाया हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता दूँ। और मेरी अगर रनिंग ज़्यादा होती है नियर फ्यूचर, तो मैं इसको सीएनजी में अपग्रेड करूँगा। तो माइलेज की अगर आपकी दिक्कत नहीं है, आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है, आपको लगता है कि भाई 1-1.25 लाख रुपए मेरे को नहीं देना है और माइलेज के लिए मैं पेट्रोल में खुश हूँ या पेट्रोल से मेरा काम हो जाएगा, तो आप पेट्रोल में ले लो। और आपको लगता है कि मेरी रनिंग है, जेब पे भारी ना पड़े, बिल्कुल भी ऐसा लगे कि मैं बाइक चला रहा हूँ, तो फिर आप सीएनजी के साथ चले जाओ। ठीक है, तो आप बेनिफिट हो जाएगा, और आपको लगेगा नहीं कि आपके पैसे जो है ज़्यादा फंस चुके हैं। फिर अगर पेट्रोल में लेके और ज़्यादा चलाओगे, ज़्यादा रनिंग है, तो फिर आपको वो चीज़ दिखेगी कहीं ना कहीं। बट मेरे साथ अभी ऐसा नहीं है, मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं है, मैंने सब चीज़ सोच समझ के लिए, तो मुझे अभी तक ऐसी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। ठीक है, मेरे को 18 माइलेज मतलब मेरे को 15 भी मिल रहा है, तो अभी भी मेरे को चलेगा, है ना। बट अगर आपकी रोजाना की रनिंग 50-100 किलोमीटर है, तो फिर आप सीएनजी के साथ जाओ, आपको जेब पे भारी नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये इसके बेस मॉडल का और सीएनजी का कंपैरिजन है माइलेज को लेके। बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाकी मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। मैंने एक अपग्रेड कराया था टायर का, तो उससे जो है थोड़ा सा स्टेबिलिटी में ज़रूर फ़ायदा होता है। 1 से 30 के करीब मैंने आपको इसको भगा के दिखा दिया, आपने देखा क्या बढ़िया स्टेबिलिटी है गाड़ी की। और आप जैसे कि बोलते हैं कि आप वैगनार में लेन चेंज नहीं कर सकते बहुत हाई स्पीड में, भाई 100-110 कर सकते हो आप लेन चेंज, है ना। आप कहो 120 पे लेन चेंज करूँगा, मत करना भाई, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा सा बॉडी रोल है वैगनार के अंदर, हल्का सा आता है, 120 के बाद आ जाता है, तो रिस्क क्यों लेना, है ना। लेन चेंज करना कोई फैशन तो है नहीं कि भाई लेन चेंज करके करनी है 120-130 पे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। क्योंकि मिडिल क्लास लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको, क्योंकि ये इजी टू मेंटेन है, इसकी सर्विस कॉस्ट भी 4-5 हज़ार रुपये आती है, कोई खर्चा नहीं है, आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो, 15-20 साल रख सकते हो। पेट्रोल में आप रख सकते हो 15-20 साल तक, कोई बड़ी बात नहीं है। सीएनजी में तो शायद मेरे हिसाब से इतना लॉन्ग टर्म तक कोई रखना पसंद नहीं करेगा, इतना बेनिफिट भी नहीं होता। अच्छा, सीएनजी में थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आता है, 1,500 रुपये भाई, मैं आपको ये भी बता दूँ, बट वो निकल जाता है क्योंकि वो माइलेज अच्छा देती है। लाइक ये अगर आप जैसे वैगनार को आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और आपने ना इसमें 8 लीटर पेट्रोल डलवाया, और अगले आदमी ने 8 लीटर सीएनजी डलवाया, तो आपकी गाड़ी ने दिया 20 का माइलेज, उसकी गाड़ी ने दिया 30 का माइलेज, ठीक है। तो आप 20 का हाईवे पे देगी, वो देगी 35 का, सॉरी, ठीक है, तो 15 का अंतर, तो 15-8 104, यानी कि 104 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी उसकी गाड़ी, तो कहाँ उसकी जेब पे खर्च आएगा, है ना। तो वो चीज़ है। इस तरीके से अगर लॉन्ग थोड़ा सा भी अगर आप लंबे सफ़र पे जाते हो, तो वहाँ पे बीट हो जाता है माइलेज, सीएनजी होती है विन, और पेट्रोल हार जाती है। तो ये भी चीज़ है, इस चीज़ को आप नोटिस में रखना, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद फिर उसमें फ्यूल ही डलता है भाई सबसे ज़्यादा, और तो कोई चीज़ है नहीं। मेरी जो रनिंग अगर मैं बताऊँ आपको, 10-15 किलोमीटर की रनिंग है मेरी, तो कोई दिक्कत मुझे को होती नहीं है ना। ज़्यादा 20-30 की हो जाएगी, 50 की हो जाएगी रोज़ाना में बस। लेकिन आपकी 50 से ऊपर है, 100 के आसपास है, तो फिर आप सीएनजी के साथ जाना। मैं पेट्रोल लेने की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो इस तरीके का जो है आज। और हाँ, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है। 100 तक, 120-130 तक मैंने आपको चला के दिखाया था, सामने कट था, फिर मैंने निकाला था, है ना। तो मेरा को इसकी जो ब्रेकिंग है वो अच्छी है। ऐसी नहीं है कि जैसे मार दिया तुरंत रोक लेगी, तो आपको ध्यान से ही चलाना है। आपको चाहिए 10-20-30 मीटर का आपको डिफरेंस तो चाहिए, अगर आप 120-130 चल रहे हो तो, है ना। उस चीज़ को माइंड में लेके चलना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एकदम भगा रहे हो सामने से गाड़ी, एकदम मार रहे हो, कहीं टच बच हो गई दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रेकिंग ठीक है, अपने सेगमेंट के हिसाब से, अपने लुक के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ब्रेकिंग ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है, मॉडरेट है इसकी ब्रेकिंग, मैं आपको बताता हूँ। तो उसी हिसाब से आपको गाड़ी को राइड करना है। हाईवे पे आप भगा सकते हो, सिटी में मत भगाओ, क्यों खावे खा के पंगे लेने हैं किसी से भाई। तो इस तरीके का भाई इसका रिव्यू रहा है आज का। और आपको बताना मेरे को आपको ये वीडियो कैसी लगी,
अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच।